नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं अपनी बात स्ट्रेट टॉक। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों की मुश्किल बढ़ा दी है? इजराइल के साथ वो ईरान के खिलाफ युद्ध में कूद पड़े हैं और जितना नुकसान बताया जा रहा है कि अमेरिकी हथियारों का ईरान के परमाणु संयंत्रों को पहुंचना चाहिए था, इस पर किसी तरह की स्पष्टता नहीं है। सवाल कुछ बहुत गंभीर और बड़े बने हुए हैं अमेरिकी हमले के साथ ही, और ईरान जिस तरीके से कूटनीतिक रास्तों के जरिए अपने खेमे में शक्तियां हासिल करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने की है और रूस खुलकर ईरान के साथ देने की बात कर रहा है। और चीन, रूस, पाकिस्तान, ये तीन देशों की तिकड़ी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीज फायर का प्रस्ताव लेकर आई है। लेकिन इन तमाम बड़ी बड़ी हलचलों के बीच भारत की जो भूमिका है वो बिल्कुल सिमटती हुई, या फिर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नदारद दिख रही है, न्यूट्रल दिख रही है। तो कुछ बड़े बड़े सवाल दुनिया के हर नागरिकों के सामने जो इस वक्त हैं कि क्या पूरी दुनिया अब विश्व युद्ध 3 में प्रवेश करने जा रही है? ईरान किस तरीके से जवाब देगा अमेरिका के इन हमलों का, और ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान अमेरिकी हमलों में हुआ है? IAEA जो यूएन की परमाणु निगरानी एजेंसी है, परमाणु हथियारों को लेकर जो निगरानी करती है, उनका कहना कि कुछ भी स्पष्टता नहीं है। ताकत के इस खेल में महाशक्तियां खोखली हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जब अमेरिका कूद पड़ा है तो क्या अमेरिका अपनी जो आर्थिक स्थिति है इसको कैसे संभाल पाएगा? यूएन में रूस, चीन, पाकिस्तान, हम पहले ही बता चुके हैं अपने दर्शकों को कि सीज फायर का प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये तीन देशों की जो तिकड़ी है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में इन देशों की जो भूमिका है गंभीर और बड़ी भूमिका दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की भूमिका इतनी नगण्य, इतनी नदारद क्यों नजर आ रही है? हालांकि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। हालांकि इस बातचीत का जो कंटेंट है, विषय वस्तु है कि किसी भी बातचीत के जरिए ही किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए और एस्केलेशन यानी कि युद्ध का विस्तार नहीं होना चाहिए। डिप्लोमेटिक रास्ते से जो है समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जानी चाहिए। और मध्य पूर्व युद्ध में जब अमेरिका कूद पड़ा है तो एक सवाल ये भी लोगों के जहन में पैदा हो रहा है कि क्या इससे चीन की ताकत में आगे इजाफा ही होता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका खास करके डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जिस तरीके से चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका जो पूरा फोकस है, जो पूरा फाइनेंशियल सिचुएशन है, इंटेंशन है, वो ईरान की तरफ जुड़ चुका है। और ऐसे में चीन की ताकत लगातार बढ़ती दिख रही है। इन तमाम सवालों के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रभात राय। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर मैं आपका स्ट्रेट टॉक के मंच पर। और सबसे बड़ी बात जिसका जवाब उत्तर ढूंढने की कोशिश दुनिया के हर लोग कर रहे हैं, हर एक्सपर्ट कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका के इस शक्तिशाली हमले में ईरान के परमाणु संयंत्रों को कितना नुकसान हुआ। ईरान कह रहा है कि उसके इनरिचमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो जारी रहेगा, वो परमाणु शक्ति हासिल करने की जो अपनी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाता रहेगा। और इसमें मामूली नुकसान हुआ है और उसने अपना पूरा का पूरा जो वहाँ पर ढांचा है अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी, स्थानांतरित कर दिया गया था एनरिचमेंट को। आप इसे कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान? प्रभात सर जी, मेरे हिसाब से तो देखिए, अगर नुकसान होता तो सारी दुनिया जानती है कि बहुत बड़ा एक समझिए कि जो विकिरण होता है ना एटॉमिक, वो चारों तरफ फैल जाता जी। ऐसी कोई खबर नहीं है, बिल्कुल लोग सुरक्षित हैं, कोई अफरा तफरी नहीं है। आपने चेरनोबिल याद होगा आपको जी, जब एक परमाणु संयंत्र के अंदर विस्फोट हो गया था रूस के अंदर, चेरनोबिल, दैट वाज द ग्रेटेस्ट डैमेज आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी। हजारों लोग मारे गए जी, हजारों लोग। ये 1887 की घटना है उसके अंदर। तो इस तरह का कोई अगर आघात पहुंचता
कोई ऐसा डैमेज होता, रियल डैमेज होता अगर परमाणु संयंत्र पर, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा विनाश तेहरान के आसपास, जिसके पास से 60 किलोमीटर दूर ये इलाका है जहाँ पर खास तौर से उसको निशाना बनाया गया। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता। ये बहुत एकदम इस बारे में कोई पुष्ट बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ईरान ने भी यही दावा किया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने भी कोई दावा नहीं कर सका कि हमने बिल्कुल फूंक दिया उसको। शुरू में जरूर जो है पहले दिन ट्रम्प साहब ने फरमाया था, देखिए हमने उड़ा दिया बिल्कुल उनके परमाणु संयंत्रों को, लेकिन इसके बाद अमेरिका चुप्पी साधे है। अभी जो अमेरिका की तरफ से एक जो रिक्वेस्ट की गई है, अनुरोध किया गया है चीन को कि आप ईरान से बात करके कोशिश करें कि जो हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसको बंद ना करे ईरान, ताकि दुनिया में जो है ईंधन का संकट ना पैदा हो पाए। क्या अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो ईरान पर जब हमला करेगा तो ईरान की शक्ति इस तरीके से निकल कर आएगी कि उसके जो परमाणु ठिकाने हैं वो खुद को नुकसान से बचा पाने में लगभग कामयाब रहे? अमेरिका को क्या शॉक लगा है? प्रभात सर, देखिए ऐसा है नेहा जी कि ये एकदम फेलियर अटैक रहा जी। जितना उम्मीद की थी, जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ ट्रम्प साहब ने ये हमला किया था रात को, वो तो उनका उद्देश्य कामयाब हुआ नहीं, असफल रहे उसमें। अब क्योंकि उनको बड़े, और अगले ही दिन देखिए कितना नुकसान किया तेल अवीव का, इतने बड़े बड़े रॉकेट, खैबर नाम का एक रॉकेट है जी जो दागा गया, जो सबको कच्चा देकर और बड़ा जाकर तेल अवीव पर, और हाइफा तेल अवीव के अंदर जितना नुकसान हुआ सारी दुनिया जान रही है। उसके सारे वीडियोस इंटरनेशनल मीडिया द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारा इंडियन मीडिया भी, एक दो लोग वहां पर हैं मौजूद। तो जहां तक कामयाबी का सवाल है, वो कामयाबी तो अमेरिका को नहीं मिल पाई, इसलिए निराशा। और वो ये कहकर गए थे कि बस हम परमाणु पर नष्ट करने गए हैं शांति के लिए। जी, अब मजाक देखिए ट्रम्प साहब के कार्यवाही का कि वो शांति के लिए परमाणु ठिकानों को नष्ट करने गए थे। अगर सचमुच वहां होते, आप अंदाजा लगाइए तो कितना बड़ा विनाश की लीला वो रच देते शांति के नाम पर। वो तो सौभाग्य थे, क्योंकि काफी लंबा ये तनाव हो चुका है, सारी दुनिया जानती है, और कोई भी इतना मूर्ख देश नहीं होगा जब वो जानते हैं कि इजराइल भी हमला कर रहा है। पहले इजराइल भी हमला भी कर चुका था उन पर, उनके परमाणु वैज्ञानिकों को उसी स्थान पर मार चुका था। तो सारी दुनिया जानते हैं, तो वो बावले थे क्या वो वहां पर रखते हैं अपने ठिकाने। उन्होंने जाने कितनी उनकी जगह है, कहीं भी पहुंचा दिए होंगे। चारों तरफ देखिए इराक भी है, इराक में भी उनके समर्थक हैं, आप जानते हैं शिया कंट्री है इराक में मेजोरिटी, और रूस भी उनका बड़ा हिमायती देश है, कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और रूस के जहाँ वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो ठिकाना तो पूरी तरह से निशाने पर नहीं आया है ना, वहां तो आज भी रूस के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, रूस के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उस ठिकाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नाकामी तो अमेरिका के भाग्य में लिखी थी इस बार। ऐसा नहीं है कि हर बार नाकाम रहा है वो, लेकिन मुझे लगता है वो सिर्फ एक डराने के लिए, धमकाने की दृष्टि से युद्ध में आया है। मेरा पक्का विश्वास है कि अमेरिका इस युद्ध में नहीं उलझेगा। कारण क्या है कि आपने बहुत सही फरमाया, आपने बहुत ही सटीक बात कही थी अपनी शुरुआती उसमें, चीन के साथ उसका ट्रेड वॉर है जी। ट्रेड वॉर में फंसा अमेरिका, और यूक्रेन युद्ध में फंसा अमेरिका जी। नाटो की कयादत कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है ना। सारे हथियार जो यूक्रेन में इस्तेमाल किए जाने कौन दे रहा है? 90% हैज बीन गिवन बाय द अमेरिका जी। झगड़ा मैक्रो का इनका क्यों हुआ? अभी जो G7 की समिट हुई, आपको मालूम है सारी दुनिया में वो खबर जबरदस्त ढंग से आई कि मैक्रो में, इमैनुअल मैक्रो में और ट्रम्प साहब में जबरदस्त तकरार हुई, और कोई भी संयुक्त प्रस्ताव नहीं पारित किया जा सका यूक्रेन के हक में, जैसा हर बार किया जाता रहा रूस की निंदा करते हुए। ये पहली बार हुआ है कि G7 की मीटिंग में कोई भी रेजोल्यूशन एंटी रशियन नहीं लाया जा सका, क्योंकि ट्रम्प साहब अब उस युद्ध से हटना चाहते हैं। पहले भी कह चुके हैं, उनका तो चुनावी प्रचार ये था, लेकिन इस बार जो उन्होंने ब्लंडर किया है ना, जबरदस्त अंडर एस्टिमेट करके ईरान को, वो उनको बड़ा
मेरी राय। इसके साथ अगर मैं समझूं कि पहले एस्केलेशन होता है इजराइल की तरफ से, इजराइल जो है ईरान पर हमले करता है और उसके बाद फिर जो है अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है, तो एक एक करके अगर हम देखें कि किस तरीके से इजराइल ने हमला किया और फिर इजराइल लगातार अमेरिका पर प्रेशर बनाता रहा, उसके आगे ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, तो ये तमाम महाशक्तियां जो है इनकी शक्तियां क्या अब खोखली साबित हो रही हैं और आप एक नई उभरती हुई शक्ति का केंद्र जो है वो देख पा रहे हैं, जो कि ईरान और रूस अगर अभी देखें और साथ ही चीन को भी जोड़ ले, तो कहीं ना कहीं जो दुनिया है जिस दो समूहों में दिख रही है उसमें किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। और इसमें आ जाती है बात फिर भारत की। समझेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेती हुई मैं यहाँ पर। और पश्चिम एशिया में इस युद्ध का एक व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लगातार जो तेल के जो भाव हैं वो 5 महीने में सबसे ज़्यादा उछाल पर देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया को भुगतना होगा, जो महंगाई है वो अब दस्तक दे रही है। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध, अमेरिका शामिल हो गया, बड़ा दावा कि हमने ईरान के परमाणु संयंत्रों को जो है पूरी तरह से जो है तबाह करने में सफलता हासिल की है, लेकिन IAEA इसने जो है स्पष्टता से इनकार किया है। पेंटागन ने भी किसी भी तरह की स्पष्टता के बारे में जो है इससे इनकार किया। इस पर बहस हो रही है कि कितना नुकसान, हालांकि ईरान का कहना है कि उसका यूरेनियम संवर्धन का जो काम है, प्रोग्राम है, वो जारी रहेगा, क्योंकि उसे उसके अधिकार से कोई जो है नहीं उसके अधिकार छीन सकता है। और ऐसे में रूबियो जो कि अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, वो चीन से अनुरोध करते हैं कि वो ईरान से कहे कि वो जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसे ना बंद करे, ताकि पूरी दुनिया के सामने जो ईंधन तेल का संकट है वो ना पैदा हो सके। हालांकि ईरान ऐसा क्यों करेगा, जब क्या ईरान की जो संप्रभुता है और ईरान जिस तरीके से बार बार कह रहा था कि उसको भी ऊर्जा और गैर परमाणु हथियार से संबंधित जो उसके ऊर्जा संबंधी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का अधिकार है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात राय लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर प्रभात राय, क्या हम माने कि ईरान और इजराइल, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका और इजराइल जैसी जो महाशक्तियां हैं इस वक्त कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को टटोल रही होंगी कि उन्होंने जिस मकसद से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उस मकसद में वो अगर कामयाब नहीं हो पाते हैं तो फिर जो विरोधी धड़ा है, रूस चीन का जो विरोधी धड़ा है, आप इसे कैसे देख पाते हैं? ये जो विश्व की शक्तियों का जो आप बैलेंस देख रहे हैं, संतुलन देख रहे हैं, इस वक्त किसका पलड़ा भारी आपको लगता है? देखिए, अमेरिका की असली शक्ति नाटो है। इजराइल तो उसका एक जो है एक लड़ाकू दस्ता है, अग्रिम दस्ता है। बाकी तो इजराइल की शक्ति तो अपने आप में कुछ भी नहीं है। अमेरिका को अगर वो निकाल दें उसके पीछे से, पृष्ठभूमि से, असली ताकत है नाटो। आज सबसे बड़ा संकट है, देखिए हम यूरोप में इस समय और बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती है यहाँ पर, तो आज सबसे बड़ा विग्रह जो है न्यायाधीश नाटो में है, जो सैन्य संगठन है जिसके दम पर इराक में इन्होंने हमला किया, सद्दाम हुसैन को हटाया, अफगानिस्तान में आक्रमण किया और यूक्रेन युद्ध शुरू किया। ये सब के सब जो युद्ध है, अमेरिका अकेले नहीं लड़ रहा है, बल्कि 30 देश दुनिया के जो यूरोपियन देश खासतौर से उसमें हैं शामिल, वो सब हैं। लेकिन आज जैसे मैंने अभी उल्लेख किया कि G7 की मीटिंग में ये नाटो का जो बहुत शक्तिशाली देश है फ्रांस, जो हालांकि नाटो का जो चेयरमैन कंट्री है वो तो नीदरलैंड है, जहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर है, वो लोग भी इनके हक में नहीं है। बहुत सारे लोग जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये जो प्रमुख देश हैं G7 के, इन्होंने ये आग्रह किया और बल्कि अपील की कि इजराइल से वो अपने आक्रमण बंद करें, क्योंकि आक्रमणकारी देश इस समय इजराइल है। चाहे गाजा का प्रश्न था, हमास ने तो एक बार किया था, जरा सा उसका प्रतिरोध और प्रतिशोध कितना जबरदस्त रहा, सारी दुनिया जानती है। दुर्भाग्य है कि लोग उस तरह से सामने नहीं आए। यही नाटो कंट्रीज उस वक्त खामोश रहे। अगर उस वक्त ये बोलते, हम भी खामोश रहे, भारत के लोग भी दुर्भाग्य से, तो इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह से निरंतर सीज फायर होने के बाद भी वो निरंतर आक्रमण करता रहा गाजा पर। और उसके बाद सिर्फ सीज फायर गाजा पर नहीं, बल्कि वेस्ट बैंक पर भी। देखिए, इसके बाद उसने ईरान को बिना प्रोवोकेशन के निशाना बनाया। कोई युद्ध नहीं शुरू हुआ था, पिछले साल का युद्ध समाप्त हो चुका था। आपने एक इंटरव्यू किया था, मेरे को याद है अभी तक, बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका, बड़े अच्छे सवाल थे। 24 अप्रैल याद कीजिए, पिछला साल, थोड़े दिन बाद युद्ध रुक गया, सीज फायर हो गया। बिल्कुल, इस बार बिना किसी प्रोवोकेशन के उन्होंने अटैक किया, उनके सबसे बड़े जनरल को मार दिया।
हुसैन सलामी को मार दिया, सबसे बड़े खैर ख्वाह जो उनके निकट व्यक्ति थे अपने आयतुल्लाह खमेनी के, उसकी हलाकत कर दी, उसका कत्ल कर दिया, 6 परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, अभी भी कई जनरल्स को मार दिया है। तो मेरे कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा जो ये वॉर प्रोवोकेशन है, इट हैज बीन स्टार्टेड बाय इजराइल। ओनली ईरान इज रिटेलिएटिंग। ईरान तो सिर्फ प्रतिशोध ले रहा है, जी ना ले तो क्या करें बताइए, आप मुझे बताइए। डॉक्टर प्रभात राय, क्योंकि आपने जो नाटो का जिक्र किया, इसलिए एक सवाल है। नाटो देशों की जो मुलाकात हेग में मंगलवार को हो रही है और ये बहुत ही अहम मुलाकात है, खास करके तब जब इजराइल और ईरान इस तरीके से आमने सामने है। इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है। एक डेवलपमेंट है जिसमें कहा गया है कि साउथ कोरिया और जापान इस मीटिंग में नहीं पहुंच रहे, इससे इन्होंने खुद को किनारे कर लिया है और इससे ऐसे देखा जा रहा है कि पश्चिमी देशों का जो ये समूह है, जो सैन्य समूह है, इसकी पकड़ एशिया से ढीली हो रही है, खास करके तब जब ईरान ये युद्ध चल रहा है। ऐसे में आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्या नाटो की जो पकड़ है या फिर नाटो के जो सदस्य हैं, इनकी स्थिति इस वक्त काफी कमजोर? जी हाँ, मैंने पहले आपसे अभी कहा पिछली बार, जी अभी मैंने कहा, जब भी कहा था आपसे पिछले इंटरव्यू में भी, नाटो के अंदर जबरदस्त फूट पड़ चुकी है। हमें इतना अंदाजा नहीं था हिंदुस्तान में बैठे हुए। यहाँ कर ये पता लगा कि ये जो यहाँ के डिप्लोमेट से जब बात होती है या अन्य लोगों से बात होती है, तो ये तस्वीर एकदम उभर कर सामने आती है कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद ट्रम्प पॉलिसी। ट्रम्प सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। जिस तरह से यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने पूरा फाइनेंस बंद कर दिया है। देखिए, मैं कहा ना, नाटो दम पर चलता है अमेरिका के, जी यूरोप के दम पर नहीं चलता, कोरिया के दम पर नहीं चलता, जापान के दम पर नहीं चलता, जी नाटो चलता है अपने दम पर। और वो भी दम किसका है? अमेरिका का दम है। जी तो अमेरिका जब विद्रोह कर रहा है तो नाटो के अंदर फूट पड़ना, असंतोष होना स्वाभाविक है। अगर दक्षिण के लोग, एशिया के लोग नहीं गए अगर नाटो की मीटिंग में, they had been invited, दक्षिणी कोरिया खासतौर से बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि दक्षिणी कोरिया तो पूरी हिफाजत का जिम्मा ही ताइवान की तरह अमेरिका के पास है, आप जानते हैं। बिल्कुल। उत्तरी कोरिया के सामने बैठा है परमाणु बम लिए हुए, तो ये नाटो हिफाजत कर सकता है। दोनों जो ये एशिया के देश है, ताइवान है और दक्षिणी कोरिया है, ये बिल्कुल निशाने पर रहते हैं, आपको मालूम है जी। एक चीन के निशाने पर, एक कोरिया के निशाने पर, उत्तरी कोरिया की जी। तो ऐसे स्वाभाविक है। देखिए, ट्रम्प साहब की नीतियां इतनी गलिबिल हैं, इतनी अद्भुत है, क्या कहें उनके बारे में। लोग तो मजाक भी करने लगे हैं कि साहब इतनी बार झूठ बोल रहा है, इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति बना धरती पर। इसकी बात का कोई भरोसा ही नहीं है, वो क्या करेगा, क्या कह रहा है। अभी देखिए इजराइल के मामले में, देखिए 15 दिन का वक्त मांगा था, आता है 15 दिन बाद आऊंगा, बिल्कुल, कितनी जल्दी युद्ध के मैदान में, और नहीं पहुंचे, बाकायदा नहीं पहुंचे, बस एक कार्रवाई करके पीछे हट के सोचे देते हैं, ये तो डर जाएगा कोई नहीं। तो ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन जी। उनकी जो बुद्धि है ना, वो सिर्फ जो है व्यापार पर चलती है। और यूक्रेन की जो मदद बंद किया, आपने जो अभी जो सवाल किया, नाटो में खलबली क्यों है जी, नाटो में फूट क्यों है? क्योंकि पैसा देंगे नहीं वो, क्योंकि उनको तो पैसा बचाना है, अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है, अमेरिका हैज टू बी ग्रेट अगेन। और वो सिर्फ दौलत के बल पर बन सकता है, इंसानियत के बल पर नहीं, दौलत के बल पर। अब दौलत के बल पर कोई दुनिया में महान बना हो तो आप मुझे बताइए। फिर तो भगवान बुद्ध तो फकीर थे, महात्मा गांधी फकीर थे, ये तो महान है ही नहीं। फिर तो सबसे बड़ा टाइकून ही, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वही महान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, डॉक्टर प्रभात राय, ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो सवाल बना हुआ है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जब बैठक होती है तो फिर रूस, चीन और पाकिस्तान एक साथ दिखते हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसने एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नोबेल पीस पुरस्कार के लिए सिफारिश कर दी, और फिर जब ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया तो फिर वो किरकिरी का सामना कर रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त जो हालात हैं, पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए इसे सही नहीं कहा जा सकता है। ईरान के साथ इजराइल और अब अमेरिका भी युद्ध में शामिल है। इस पूरे के पूरे जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता है, इसके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और भारत भी इस सवाल को कैसे जो है हैंडल कर रहा है, इसके साथ डील कर रहा है, इसको समझेंगे। और
हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जब इजराइल के साथ अमेरिका कूद पड़ा है ईरान के खिलाफ युद्ध में, तो फिर भारत इस युद्ध को कैसे देख रहा है? क्या भारत सिर्फ डीएस्केलेशन और बातचीत की टेबल पर मसलों के समाधान की बात कहकर ही अपनी भूमिका निभाएगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रीय ताकत के रूप में भी भारत की स्थिति पर सवाल हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात राय लगातार जुड़े। प्रभात सर, मैं समझना चाहती हूँ कि यूएनएससी में जो प्रस्तावना लेकर आए रूस, चीन और पाकिस्तान, क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में उभर कर सामने आ रहा है और इस वक्त ईरान के खिलाफ जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इसमें रूस और चीन के साथ तीसरा देश पाकिस्तान, क्या यहाँ भारत को होना चाहिए था? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, एकदम दुरुस्त फरमाया। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जी, भारत दुनिया के अंदर शांति दूत की भूमिका ऐतिहासिक रूप से निभाता रहा है जब से आजाद हुआ है। आप जानते हैं अच्छी तरह, पूरा इतिहास आप बखूबी जानती हैं। आप बहुत होशियार जर्नलिस्ट हैं और कई बार पुराने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला भी देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात जी, कई बार आपने पुराने ऐतिहासिक संदर्भों को हमें भी याद दिलाया है। आप पूरे ऐतिहासिक संदर्भों को देखिए, भारत तटस्थ होते हुए भी सदैव सत्य के और न्याय के साथ खड़ा रहा जी, सदैव। एक बार आज याद होगा, सोवियत संघ ने हंगरी पर हमला किया था। हंगरी पर 1956 की बात बताता हूँ मैं आपको, बड़ी पुरानी जी। मैं भी छोटा था, लेकिन मैंने बाद में सब पढ़ा। मालूम ये चला भारत ने सोवियत संघ का विरोध किया था, सोवियत संघ के उस आक्रमण का, जबकि भारत को शुरू से ही पश्चिमी ये मानता था कि हम सोवियत संघ के साथ हैं। सोवियत संघ हमको बड़े बड़े प्रोजेक्ट में मदद भी कर रहा था जी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सारी फौज की मदद कहूंगा मैं सोवियत संघ उस दौर में कर रहा था। लेकिन हम गलत का विरोध करने से कभी बाज नहीं आए जी। क्यूबा में भले अमेरिका हमारा साथी था, पुराना सहयोगी था, भारत की आजादी की लड़ाई में अमेरिका का बड़ा सहयोग रहा, ब्रिटेन का बड़ा विरोध किया उसने, सब जानते हैं इस बात को। इसके बावजूद भी जब 62 में क्यूबन क्राइसिस हुआ, मिसाइल क्राइसिस, तो भारत ने अमेरिका का विरोध किया, कहा कि ये गलत है, स्वतंत्र देश को आप इस तरह से नहीं धमका सकते। मिसाइलें लगा दी थी रूस ने। तो मेरा कहना है ये दो उदाहरण मैंने दिए, एक अमेरिका के खिलाफ, एक रशिया के खिलाफ। इंडिया स्पोकन अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट एग्रेशन। लेकिन आज हालत ये कि हम गाजा पर बहुत बड़े मानवीय हम गुरु हैं, विश्व गुरु की का दम्भ भरते हैं। क्या हमने एक बार भी ये कहा कि क्या हो रहा है, इतने सारे बेगुनाहों का कत्ल क्यों हो रहा है? हमने कहा एक बार भी? अगर पाकिस्तान हमसे बाजी मार रहा है तो इसमें गलती हमारी है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान तो आप जानते हैं सबसे बड़ा आतंकवाद का गढ़ है, फैक्ट्री है। मैं पाकिस्तान के संदर्भ में ही जी प्रभात सर, मैं पाकिस्तान के संदर्भ में ही इस सवाल को थोड़ा और विस्तार से अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहती हूं कि भारत की ये जो भूमिका है, ईरान युद्ध को लेकर जो भूमिका है पाकिस्तान के संदर्भ में, इस नगण्यता, इस न्यूट्रलिटी को आप कैसे देखते हैं? क्या हम ये जो बैलेंसिंग एक्ट करते रहते हैं, कभी इजराइल के साथ और कभी ईरानी राष्ट्रपति के साथ फ़ोन पर बातचीत कर लेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोन पर ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत करना, लेकिन जब एससीओ देश इजरायली हमले की निंदा करते हैं तो भारत अगले ही दिन बयान जारी करके कहता है कि हम इस बयान से खुद को अलग कर रहे हैं, ये हमारा बयान नहीं, हम इसमें शामिल नहीं है। तो फिर ये जो बैलेंसिंग एक्ट है पाकिस्तान के संदर्भ में, भारत इन चुनौतियों को कैसे देख रहा है? मैं बात पश्चिम एशिया के साथ साथ दक्षिण एशिया की भी करना चाहती हूँ। ईरान के साथ भारत की जो पुरानी सांस्कृतिक मित्रता चली आ रही है, उस नज़रिए से आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं, खास करके अभी इस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ सस्पेंड किया गया है, रोका गया है? जी देखिए, ऐसा है कि ईरान के साथ सिर्फ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते नहीं है। याद कीजिए 1994 को जी, जब नसीम माराव प्रधानमंत्री थे जी, उस दौर में एक बार क्या हुआ, मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। ये वाली ऐतिहासिक संदर्भ है ये ईरान के लिए। उस वक्त ईरान जो था वो पाकिस्तान के साथ था, हमारे साथ उतना नहीं था। ये बाद में हमारे साथ ज्यादा हुआ जी, क्योंकि इस्लामिक कंट्री था और नया इंकलाब का जोश था। ये भी इस्लामिक कंट्री होने का दावा करता है पाकिस्तान, कितना है कितना नहीं है वो तो अलग प्रश्न है। तो एक हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन यूएन में लाना चाहता था, इसके माध्यम से
जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। जी, ये कश्मीर से जुड़ा हुआ मसला था, मुझे याद है जी। याद है, ओआईसी के माध्यम से वो लाना चाहता था। जी जी। उस समय नरसिम्हा राव ने दिनेश सिंह को, जबकि बीमार थे दिनेश सिंह, उनको भेजा, ईरान भेजा। और आप यकीन करेंगे इस बात का, और मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने ये घटना विस्तार पूर्वक पढ़ी जी। ईरान ने उस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर नहीं पास होने दिया, और जब वहां पास नहीं हुआ तो यूएन में जा ही नहीं सका, पश्चिम देखता रह गया तमाशा। इस समय पश्चिम का पूरा इरादा था कि भारत पर प्रतिबंध लगा दिए जाए ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर जी, क्योंकि पश्चिम तो भारत के विरुद्ध ही खड़ा रहा ना सदा, चाहे पाकिस्तान सदा पश्चिम के साथ रहा, सेंटो का सदस्य था। तो भारत जो है वो ईरान के इस एहसान को कैसे भूल गया, और ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक नहीं, जिस वक्त ये हम पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर दूसरी बात सुनिए, जब प्रतिबंध लगाया गया, जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो पूरे वेस्ट ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उस समय कितने अरब डॉलर का तेल उसने दिया हमको, और बाद में हमने भुगतान किया जब प्रतिबंध हटे जी। ये इतना बड़ा सहयोगी देश रहा है हमारा, एशिया में शायद एक भी इतना बड़ा सहयोगी देश नहीं है। अब हम इतना भी नहीं कर सके कि उसके परमाणु संयंत्रों पर जब हमला हुआ तो तभी हम कहते थे भाई ये क्या कर रहे हो तुम, इतना ऐसा तो जुल्म मत डालो कि दुनिया जो है वो विकिरण का शिकार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे ईरानी हो चाहे कोई भी हो, इराकी भी हो सकते थे, आप जानते हैं दूर दूर तक उसका मार होती है। बिल्कुल, एटॉमिक अगर विस्फोट होता है इसे संयंत्र में, मैंने चेरनोबिल का आपको उदाहरण दिया, बिल्कुल इतना बड़ा नुकसान हुआ, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिन्होंने अध्ययन किया चेरनोबिल हादसे का। तो इतना तो हम कह सकते थे कि गाजा में क्या कर रहे हो भैया, बंद करो इसको। सारी दुनिया ने कहा, पश्चिम ने कहा, जो पश्चिम नाटो का सदस्य है, जो अमेरिका के साथ है, भले अमेरिका ने कहा, उन्होंने कंडम किया नहीं किया, फ्रांस ने कंडम किया नहीं किया गाजा के हमले को। आज भी वो कंडम कर रहे हैं ना इसराइल को। दे आर द पार्ट ऑफ द नाटो, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द अमेरिका स्टिल टुडे। बिल्कुल, दे हैव नॉट, अभी नाटो टूटा नहीं है। प्रभात सर, भारत कहता रहा है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा पाकिस्तान की तरफ से, और यहाँ ईरान के न्यूक्लियर जो है ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। भारत का अपने देश के जो परमाणु संयंत्र हैं उसके प्रति अगर ये स्टैंड है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन वही बात आती है जब ईरान के परमाणु संयंत्र को, तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? ये पूरे के पूरे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए बहुत बड़ा सवाल है, और भारत की भूमिका भी इसलिए बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए, भारत की विदेश नीति पर बड़े बड़े सवाल हैं, हम भी सवाल करते हैं जी, हम भी सवाल करते हैं, अंदर भी सवाल होते हैं, बाहर भी सवाल होते हैं कि भारतीय विदेश नीति कई मामलों में बड़ी लचर सिद्ध हो रही है, बहुत लचर सिद्ध हो रही है, और इसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। इसी सिंदूर ऑपरेशन में आपने देखिए कि रूस जैसा सहयोगी हमारा हमसे कन्नी काट गया, हमको उपदेश देने लगा, कहने लगा मैं मध्यस्थता कर दूंगा। अभी 2019 तक जब हमने एप्रोगेशन और 370 किया था कश्मीर में, कंप्लीटली रशावाद विद आवर पॉलिसी इन कश्मीर, 6 बार वीटो किया उसने कश्मीर पर हमारे लिए आज तक, जब सोवियत यूनियन था और जब नहीं है तब भी, हर बार। आज हमने क्या नीति अपनाई यूक्रेन युद्ध पर, हमने यूक्रेन युद्ध पर भी न्यूट्रलिटी का ड्रामा किया जी, आई ऑलवेज कॉल इट ड्रामा। ये संतुलन नहीं है, ये निरपेक्षता नहीं है, ये अनदेखा करना है जुर्म को। जुर्म कौन कर रहा था? रशिया पर नाटो फोर्सेस को पहुंचा रहा था रूस के दरवाजे तक। बिल्कुल जी, रूस के दरवाजे तक अगर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने दिया जाता या बन जाता तो आप जानती हैं ये नाटो फोर्सेस 30 देशों की कहां पहुंच जाती है? रूस की सरहद पर। बिल्कुल, यूक्रेन अभी एक बफर कंट्री के रूप में है, बीच में खड़ा है। पोलैंड भी नाटो में है, और सारे कंट्री जो एक्स कम्युनिस्ट कंट्रीज है वो कई सारे नाटो में चले गए हैं जी। नहीं तो अगर हम ये कहते थे भाई काहे को रूस को इतना वो कर रहे हो आप परेशान, तो उसके दरवाजे फौजें ले जाओगे जी। तो गलती हमसे होगी, तिब्बत को देकर हमसे तो हो गई गलती, और आज हम भुगत रहे हैं। 4000 किलोमीटर पर चीन की फौज खड़ी है जी। तो हमको ये बात कहनी चाहिए थी, हमने नहीं की। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि रूस जैसा विश्वसनीय साथी हमने खो दिया। मैं इसको खोना ही कहता हूँ, हम उसको गंवाने के कगार पर पहुंच गए हैं। ये तो उसका बड़प्पन है, फिर भी वो हमें तेल इतना सस्ता दे रहा है, वो तेल देना बंद भी कर सकता था रूस में आकर।
बिल्कुल। खैर उसकी भी अपनी विवशताएं हैं, क्योंकि उसका तेल अब कोई खरीद नहीं रहा जी, हमारे और चीन के अलावा। एक ब्रेक लेते हैं ये अलग सर। बात है, यूरोप बिल्कुल उनको आपने तेल की सही किसी कहा, कमी और ना हो। यही आरोप पाकिस्तान को लेकर भी लगते रहे हैं भारत की विदेश नीति पर, कि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके की नीति अपनाई गई, कहीं ना कहीं चीन के खेमे में या फिर चीन के साथ उसकी दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हुई, और अब यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की जो विदेश नीति दिखती रही है उसका ये अंजाम हुआ कि रूस भी जो है वो चीन के खेमे में, चीन के साथ उसकी जो जीवन पर्यंत वाली जो दोस्ती, लाइफ लॉन्ग जो दोस्ती है, ये एक समझौता दोनों देशों के बीच हुआ है। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति क्या खुद को अलग थलग करने की रही, या फिर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रही, या फिर वो चीन की जो परोक्ष रूप से जो विदेश नीति है उसके परिणामों को नहीं समझ पा रहा है? और अभी भी अमेरिका जब ईरान पर सीधे सीधे हमला कर बैठा है और अभी ये नहीं पता है कि ईरान किस तरह से जवाब देगा, तो भारत की ये चुप्पी, भारत के पीएम का ईरानी राष्ट्रपति से फ़ोन पर बातचीत कर लेना भर, क्या इसे समझा जाए कि भारत जो है चुपचाप ये देखकर अपने हित साध रहा है? मध्य पूर्व में युद्ध का जो विस्तार होता दिख रहा है, इसका भारत पर क्या असर होगा, और भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या इस युद्ध के समय को सही तरीके से, इसके परिणामों को या फिर कूटनीतिक भाषा को सही तरीके से दर्शा पा रही है, अपने जो कूटनीतिक मित्र हैं उन तक जो है अपना संदेश पहुंचा पा रही है? इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ़ोन पर बातचीत करते हैं तो इसको दुनिया कैसे देखे, इसको पश्चिम देश कैसे देखे, इसको एशियाई देश कैसे देखें, और खास करके जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो भी कैसे देखें? डॉक्टर प्रभात राय विदेशी मामलों के जानकार और भारत की जो विदेश नीति थिंक टैंक है उसके एक एक्टिव मेंबर भी रहे हैं, बने हुए हैं, इस वक्त यूरोपीय कंट्री में ही मौजूद हैं। और मैं एक सवाल करना चाहती हूँ सर, भारत की विदेश नीति मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। जयशंकर, फिर ऐसे में आपको क्या लगता है कि चुप होकर हम हित साध पा रहे हैं? अगर चुप होना ही हमने सोचा कि ये हमारी भलाई है, तो कौन से हित जो हम देखें और अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएं कि भारत ने साथ लिए हैं? इजराइल के हमले की निंदा ना करके भारत इजराइल से क्या हासिल कर रहा है? ट्रंप सीज़फायर को लेकर दावा भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का सीधा सीधा नाम ना लेकर हमने भारत के कौन से हित साधे हैं? और रूस को चीन की झोली में डालकर हमने कौन से हित साधे हैं? प्रभात सर। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने अभी कहा ना, हमारी विदेश नीति लचर हो गई है जी, कंफ्यूज। हम लोग बहुत भयंकर कंफ्यूजन में इस समय। हमारे विदेश मंत्री बड़े तीखी बात कहकर, हमारे प्रधानमंत्री बहुत बड़े बड़े दुनिया के लीडरों की झप्पी लेकर बड़ा ही गलबैयां करके समझते हैं कि वो हमारे दोस्त बन गए। हमने ट्रंप के मामले में खूब बखूबी देख लिया जी। जिस ट्रंप को जिताने गए थे अमेरिका और जिस ट्रंप को जिताने के लिए हिंदुस्तान भी उन्होंने बुलाया था इलेक्शन जी, वो ट्रंप आज क्या कह रहे हैं? हमको और पाकिस्तान को बराबरी के तराजू में रखकर तोल रहे हैं। वो असीम मुनीर को, फील्ड मार्शल को, क्योंकि वो जरा सी बात कह देते हैं भाई तुमको नोबेल प्राइज दिलाने के लिए हम सिफारिश कर रहे हैं, वो उनको खाने पर बुलाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री से सिर्फ टेलीफोन पर बात करते हैं जी। जिस ट्रंप को हम सबसे बड़ा हिमायती मानकर चल रहे थे अपना, अमेरिका को, खासतौर से ट्रंप को, तो उसने क्या हमको सबक सिखाया? हम कोई सबक नहीं सीखना चाहते इससे जी। वी शुड लर्न फ्रॉम लेसन। कारण क्या है? देखिए, अगर हम सत्य के साथ खड़े नहीं होंगे, जो हमारी रणनीति रही है, हमारी स्ट्रेटेजी नहीं, हमारी मॉरलिटी भी रही है। हम मॉरलिटी के भाग, हम कोई बड़ी विश्व शक्ति नहीं रहे कभी भी, लेकिन भारत को सारी दुनिया क्यों पूछती रही? क्योंकि हम एक बड़ी नैतिक शक्ति है। हमको भगवान बुद्ध और गांधी की धरती का नुमाइंदा कहा जाता है। मोदी जी बड़ा डंका पीटते हैं जी, लेकिन जब जो है जुल्म की बात आती है तो गांधी बोलते थे? नहीं बोलते थे। गांधी चुप नहीं रहते थे, भगवान बुद्ध भी कभी चुप नहीं रहे जी। तो हमारी जो नीति है वो सत्यवादी होनी चाहिए। अहिंसावादी जरूर है हम लोग, लेकिन हम हिंसा का विरोध तो करें, जुल्म वाली हिंसा का, और सही हिंसा का जो अगर प्रतिरोध में की जाती है तो उसको समर्थन हम करें। हमने भी तो जवाब दिया ना पाकिस्तान के हमले का जी। हमने कौन सा हिंसा को रागा लापा? बाकायदा पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने जबरदस्त हमले किए ठिकानों पर। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो हमने रिटेलिएशन में किया। ईरान जो भी कर रहा है रिटेलिएशन में कर रहा है, अपने को बचाने के लिए कर रहा है। वो आक्रामक देश नहीं है।
तो अगर हम ईरान को भी अपना दुश्मन बना लेंगे, हम अमेरिका भी को तो दुश्मन है हमारा पहले से, कोई इसमें कोई नई बात नहीं, वो कभी हमारा दोस्त रहा भी नहीं उस तरह से। थोड़े दिन के लिए जरूर हमारी मोहब्बत हुई थी उससे, क्योंकि उसने जो है न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ तब समझा कि देख हम सही कह रहे थे, अब तक ये जिहादी बड़े खतरनाक। आज क्या कर रहा, उस जिहादियों को पालने वाले मुल्क को ही वाज कॉलिंग माय मोस्ट लवेबल कंट्री पाकिस्तान। दिस इज स्टेटमेंट जो कल तक ये कहता था कि मैंने सारी एड बंद कर दी है, क्योंकि इसने सारा पैसा आतंकवादियों के विरुद्ध जो हमने दिया था वो आतंकवादियों को दिया है, ये ट्रम्प साहब कहते हैं। आज वो क्या कर रहे हैं, हमें अपनी इस रणनीति पर, इस विदेश नीति पर, इस नैतिक नीति पर, बल्कि मैं कहूँ सर्वोपरि हमारे पास नैतिक नीति है। ये एक मौका था, आप मानते हैं कि ईरान पर जो अमेरिकी हमला हुआ है ये एक मौका था भारत के विदेश मंत्री के पास, जिस पर वो अपनी पूर्व की गलतियों को सुधार सकते थे, और इसका परिणाम हमने ऑपरेशन सिंदूर के साथ देखा। उसके बाद देख रहे हैं कि पाकिस्तान को हम लगातार अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के तमाम जो देश हैं वो भारत के बराबर में लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को। और अब इस पूरे मौके को ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जो है पाकिस्तान भारत की इसी नीति का फायदा उठा रहा है, और अब ईरान के युद्ध को लेकर पाकिस्तान भारत की जगह लेता हुआ दिख रहा है। तो क्या एक और मौका विदेश मंत्री जयशंकर ने गवा दिया? जी हाँ, हम एक के बाद एक मौका गवा रहे हैं। जैसे मैंने कहा यूक्रेन युद्ध में हमने एक मौका गंवाया, गाजा के जुल्म सितम पर हमने एक मौका गंवाया जी। हमने जो है ट्रंप पर ज्यादा जरूर से ज्यादा यकीन करके, अगर ट्रंप साहब जो है अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, तो हम एक अल्फाज नहीं बोल सकते थे कि हमारी मर्जी के बिना रुकवा लेते, क्या हम न रोकते तो जी, इतना तो कह सकते थे। ठीक है, उनकी भूमिका रही होगी दोनों की बातचीत कराने में। करगिल वॉर में भी भूमिका रही थी अमेरिकन प्रेसिडेंट की, आप जानते हैं अच्छी तरह जी। उन्होंने पाकिस्तान को धमकाया था, क्योंकि आक्रामक शक्ति पाकिस्तान था, अब भी आक्रामक शक्ति पाकिस्तान है जी। उसे किसने हमला किया पहलगाम में? हमने तो नहीं किया था पाकिस्तान पर कोई हमला जी। तो कम से कम पहले की तरह वो ये तो कह सकते थे कि देखिए ऐसा है कि हमारा प्रतिरोध, हमारा प्रतिशोध जुल्म के खिलाफ है। जो जुल्म हो रहा हमारे नागरिकों को, जो मारा गया बेगुनाह नागरिकों को, ये जुल्म था, सारा जुल्म था। और किस कंट्री द्वारा किया गया? जिसने तालिबान को पाला, और वो तालिबान जिसके खिलाफ 20 साल लड़े अफगानिस्तान में। बिल्कुल, यू हैव क्रिएटेड द तालिबान बट यू हैव आल्सो फॉट तालिबान फॉर 20 इयर्स जी। तो ये जो हमारी चुप्पी है ना, मुझे लगता है कि ये बड़ी खतरनाक है। और हम पाकिस्तान को अलग थलग करने के चक्कर में, नेहा जी मुझे अभी बहुत दुख भी होता है इस बात का कि हम कहीं खुद ही अलग थलग तो नहीं पड़ रहे दुनिया में, जब रूस जैसा साथी। बिल्कुल, ये कहते हैं प्रभात सर, ये बात कहते हैं कि अगर कूटनीति में कॉन्टिन्यूटी की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो कॉन्टिन्यूटी, आप ये जो न्यूट्रलिटी की कॉन्टिन्यूटी है, ये कहाँ हमें लेकर जा रही है? बिल्कुल एक संक्षेप में, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी सवाल आपने किया ये कि हमारी कोई कंटिन्यूटी नहीं है इस समय जी। हमारी कोई स्थायी विदेश नीति भी नहीं है इस समय जी। एक परंपरागत जो हमारी कूटनीति और विदेश नीति नैतिकता पर खड़ी थी, मैं फिर कह रहा हूँ, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन पावर, वी आर नॉट ए पावरफुल कंट्री एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ मिलिट्री। हम लोग एक बहुत ही डेवलपिंग नेशन है, और हमसे शक्तिशाली तो हमारा पड़ोसी चीन ही है, लेकिन हमारी नैतिक शक्ति के सामने चीन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, चीन एक विस्तारवादी देश के रूप में जाना जाता है। तो हमको उस कॉन्टिन्यूटी को जो हमको विरासत में मिली है पंडित नेहरू द्वारा, इसके बाद अभी मैंने नरसिम्हा राव का नाम लिया जी जी। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करने के बाद भी सारी दुनिया का मुकाबला किया सफलता के साथ, क्या नहीं किया? तो उस कॉन्टिन्यूटी को, उस विरासत को, उस लेगेसी को, आई मस्ट से लेगेसी, ग्रेट लेगेसी, इट शुड बी कंटिन्यूड। अभी देखिए, एक छोटी सी बात पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा जी। जब प्राइम मिनिस्टर पावर में आए मोदी जी, तो उन्होंने अपने नेबरहुड को बुलाया था ना, फर्स्ट नेबरहुड, नेबर फर्स्ट की नारा दिया था। आज देखिए नेबर कहाँ है, आज देखिए नेबर कहाँ है, चीन के साथ खड़े हैं। तो ये अगर हम इसको भी नहीं स्वीकार करना चाहते, तो आखिर हम जाना कहाँ चाहते हैं? बिल्कुल, कहाँ जाना चाहता है भारत, सबसे बड़ा सवाल। भूटान को सौंप दिया, लंका को सौंप दिया, वेयर वी वांट टू गो?
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात सर, आप आए और दर्शकों के सामने आपने बहुत ही स्पष्ट जानकारी रखी है। भारत की विदेश नीति इस वक्त चुनौतियों का सामना कर रही है और कई सवालों का भी सामना कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कूटनीतिक चुनौतियों का सामना किया और उसके बाद से लगातार भारत से उसकी भूमिका के बारे में अपेक्षा की जाती है, उम्मीदें की जाती हैं, क्योंकि जब बात सही और गलत की आती है तो भारत की छवि ऐसे देश की रही है कि वो हमेशा गलत को गलत और सही को सही कहता आ रहा है। लेकिन इस वक्त भारत की चुप्पी उस पर सवाल खड़े कर रही है और कहीं ना कहीं जो उसका विरोधी खेमा है, जो उसके दुश्मन है, उनकी ताकत में ये चुप्पी इजाफा कर रही है। क्या ट्रंप का साथ देकर या फिर इजराइल का साथ देकर भारत अपने आर्थिक हितों को या फिर रक्षा संबंधी जो हित है उसको साध पा रहा है? इसको भी टटोलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अनुरोध की फीडबैक भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।